अस्सलाम वालेकुम जी। अचानक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमजा इब्न वसी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई फराज आलम साहब, जो कि डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर हैं नबी कासिम में, नबी कासिम का फार्मास्यूटिकल में। तो फराज भाई, वेलकम, कैसे हैं थैंक यू आप? थैंक यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। आप काफ़ी ऐसे ऐसे बुला रहे थे और मैं वक्त नहीं मैनेज कर पा रहा था, लेकिन फाइनली आपने कहा और फिर मैंने कहा चलें इस बार मैनेज करते हैं। वक्त फिर हमजा से ही मुलाकात का मौका लग गया। तो मैंने ज्वाइन किया है, आपने जैसे जिक्र किया, मैं एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर नबी कासिम में काम कर रहा हूँ। और भारत कुछ इसी तरह की डिस्कशन भी आज ही रहेगी हमारी। मेरा जो शोबा, जिस शोबे से मुंसलिक वो मार्केटिंग है, तो ये है। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें और आपसे हम ज़बरदस्त वाली बातें करें। तो हमजा इब्ने वसी, हमजा कैसा है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक शकील। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खुश हूँ कि फराज भाई से आज मुलाकात हुई। और लेकिन इनका शोबा कितना मुश्किल शोबा है कि इनकी जो बातें होंगी वो मेरे लिए बड़े ही मतलब इस्तेजाबी पस मंज़र रख रही होंगी। और मैं शायद उनको ना समझ पाऊँ, लेकिन मैं फराज भाई का साथ देने की पूरी कोशिश करूँगा। और लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए। आपने समझ का जिक्र किया, लेकिन ये आपने जो इस्तेमाल किया इस्तेजाबी पस मंजर, मैं यही फंस गया हूँ अभी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर आप मुझे बता दें। ये ताज्जुब से निकला। अच्छा, ताज्जुब से। मतलब मेरे लिए आपकी बातें हैरानी तो मत ताज्जुब से ये निकला। मैं आपको पहले सुन चुका हूँ, और आपके जितने भी अचानक के एपिसोड आप शकील भाई ऐड करते रहे, तो उस आप वाकई मेरे लिए काफी इस्तेजाबी पस मंजर रही है। और मैं कोशिश करता रहा हूँ कि आपको समझूं, लेकिन माशाल्लाह जो आपका जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, आप लिखते हैं, और काफ़ी जो आर्ट्स आपके अंदर जाहिर है भरपूर है, वो सुनने में मज़ा भी आता है, और जाहिर है मुलाकात करके भी अच्छा लगा। तो शकील भाई के थ्रू ही मुलाकात हुई, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी गपशप रहेगी हमारी आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यार हमजा, आज क्योंकि फराज भाई बैठा है साथ में, तो मैं इनसे मुताल्लिक ही कोई बात करना चाहूँगा। यार मेरे ज़हन में ये है कि मार्केटिंग के, जैसे फराज भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और मार्केटिंग देख रहे हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के साथ काम किया फराज भाई ने। तो फराज भाई, आप जो मार्केटिंग के हवाले से कुछ हमें बताएं लोगों को कि मार्केटिंग क्या होती है, और आप जिस डोमेन में काम करते हैं आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? अच्छा देखिए शकील भाई, मैं मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल के साथ अटैच हूँ या एसोसिएटेड हूँ। और चैलेंजेस अगर बात करें तो जाहिर है दवाइयों को बेचना बहुत मुश्किल काम है। और उसकी मार्केटिंग, उसकी सेलिंग जो कंज्यूमर के से देखी जाए तो वो कंज्यूमर से मुख्तलिफ है, ना सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जाहिर है चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, और मार्केटिंग की जो साइंस है वो समहाउ वैसी रहती है, लेकिन आपके कस्टमर बदल जाते हैं, और बेचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो कैंपेन्स बनाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन बनाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि मार्केटिंग इज टोटली ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। किस तरह आप अपने पैगाम को आम आवाम तक या अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं, आसान लफ्ज़ों में। और उसमें जाहिर है आपने अपनी दवाओं का या अपनी प्रोडक्ट के बेचने के तरीके होते हैं, उसके अंदर उसकी खास ब्यूटी होती है, जिसको आप उस मैसेजेस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन चूंकि ये दवाएं होती हैं, तो दवाओं को बेचने के लिए बहुत मुश्किल है। हमारी सोसाइटी तो नहीं कहूँगा, इनफैक्ट बिकॉज ये हर मुल्क का लॉ होता है कि आप दवाओं को इस तरह नहीं बेच सकते। एग्जैक्टली, मेरा सॉरी टू कट यू, मेरा सवाल यही था, मेरे जहन में ये सवाल था कि देखिए नॉर्मल कोई भी मार्केटिंग को, कोई भी शख्स अपनी, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, तो उससे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता हो। हाँ, जहाँ बात आती है किसी मेडिसिन की, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती होंगी जो आपको मुख्तलिफ इदारे, आपके पाकिस्तानी लॉ या इंटरनेशनल कोई कवानीन ऐसे होते होंगे जो आपके दवाइयों पर रेस्ट्रिक्शन लगाती होंगी, क्योंकि दवाएं तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो ले नहीं सकते ना। तो इस तरह आप मार्केट भी नहीं कर सकते होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती होंगी आपको मार्केट करने में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे मैंने कहा कि आपका कस्टमर ही, क्योंकि नॉर्मल कंज्यूमर में तो आपने सिर्फ एक कोई भी प्रोडक्ट लिया और उसे कंज्यूमर तक बेचना है, तो वो आपने मैसेज आपने अपने कंज्यूमर तक दिया। जो बायर होता है वो एक्चुअली वो आपका कंज्यूमर होता है, लेकिन यहाँ पे आपका कस्टमर डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब करना है।
अब हम जो जो रेगुलेशन ये बताती है हमें, ये सिखाती है, ये हमें जो डायरेक्शन देती है कि आपने बेचना अपने कस्टमर को है, और बेचने का तरीका ये नहीं होता कि आप जाके उसे फोर्स करें या कोई प्रेशराइज करें या डिफरेंट मीन्स इस्तेमाल करते हुए आप उसे बेचें। हम बेचने का तरीकाकार ये है जो तमाम माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल यूज़ करती आ रही है, एक अच्छी तमाम जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज हैं इस वक्त, वो सब यही इस चैनल को यूज़ करती है कि आप प्रोडक्ट के फीचर्स को बताएं अपने कस्टमर तक, डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर भी इतना मसरूफ बैठा हुआ है, एक फिजिशियन इतना मसरूफ बैठा है कि उसे याद नहीं रहता कि यार एक पेशेंट अगर आया है किसी मर्ज के साथ तो मैं उसे क्या लिखूं, तो एक बेशुमार दवाएं, तो जाहिर है जो ज़्यादा डॉक्टर तक रसाई हासिल करेगा, जो ज़्यादा डॉक्टर तक जाके अपनी दवाओं की खासियत बताएगा, और कंसिडरिंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पे अच्छी दवाएं भी हैं बहुत सी कंपनीज की, और जहाँ पे कम कीमत में दवाएं हैं, तो वहाँ पे जाहिर है अगर कोई कंपनी के जो रैप्स जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, वो जाते हैं तो अगर बताते हैं तो जाहिर है डॉक्टर को फिर वो रिकॉल याद करने में आसानी रहती है, और वो डॉक्टर फिर वही दवाएं लिखता है। अब मार्केटिंग इसके पीछे कैसे काम करती है, ये लॉन्ग, जब आप पूछते जाएंगे तो मैं बताते जाऊँगा कि लॉन्ग डिबेट है। 100 दवाई में से एक दवाई को याद रखना, ये भी मार्केटिंग का काम है कि मार्केटिंग कैसे 100 दवाई में से एक दवा, एक मेडिसिन डॉक्टर को याद रहे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं मार्केटिंग के पॉइंट। अच्छा फराज भाई, मैं इसमें आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि आप का कस्टमर जो है वो डॉक्टर होता है, तो ये मार्केटिंग आम मार्केटिंग से थोड़ी सी डिफिकल्ट और मुश्किल हो जाती होगी, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं। ये कोई आम कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम अच्छा सा डिस्प्ले देके, प्रेजेंटेशन देके जो है अपना कस्टमर को गेन कर लें या उनकी रिटेंशन को जो है हम गेन कर सकें, तो इसमें जो इसकी मार्केटिंग बहुत टफ हो जाती है। तो मतलब टारगेट तक पहुंचना, और जो एक कंपनी और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें होती भी हैं, तो उसमें क्या कोई परेशानी वगैरह महसूस होती है, या आप लोगों को कितना अपना आपको वर्क प्रेशर महसूस करते हैं उस पर? ये अच्छा सवाल है कि आपने वर्क प्रेशर, परेशानी, टारगेट्स, अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग का ना ताल्लुक है, चाहे आप कोई भी चीज़ बेचें, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर चीज़ में, तो जाहिर है वहाँ जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे आपके पास, क्योंकि प्लेयर्स बहुत हैं मार्केट के अंदर, तो फिर आपको यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा जहाँ पर आप अपने दवाएं या प्रोडक्ट बेच सकें, क्योंकि आपने टारगेट करना है। एट द डे एंड जो ओनर है, जो कंपनी को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो कंपनी के करता धरता है, वो कहते हैं कि भाई मुझे कितने का रेवेन्यू आ रहा है, कितना मेरी कमाई होगी। सो एट द डे एंड ये इंपॉर्टेंट है, और टारगेट चैलेंज जरूर रहते हैं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर को, अब जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त लगभग करीब 600-650 कंपनीज काम कर रही हैं रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल। आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे लोग अगर एक दवाई लेके जा रहे हैं किसी कस्टमर के पास, किसी डॉक्टर के पास, तो वो अकेला मैं नहीं आया, न जाने कितनी कंपनीज वहाँ पे वो दवा लेकर आई होंगी और उसको बेचने के लिए उस डॉक्टर को हर तरह से ऑब्लाइज भी कर रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज है कि आप अपनी दवा को बगैर कुछ गलत किए डॉक्टर के साथ आप उसको अपनी दवाओं की खासियत बता के और पेशेंट के हवाले से बेनिफिट बता के आप अपनी दवाओं को अगर बेचते हैं तो वो एक चैलेंज जरूर रहता है। लेकिन अगर आप बेच पाते हैं, फिर डॉक्टर ये भी देखता है कि कौन सी कंपनीज की आप, क्योंकि अच्छा डॉक्टर जो है, ऐसे माशरे में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अच्छी दवाओं को लिखना उनकी प्रेफरेंस रहती है, अच्छी कंपनी को फॉलो करना प्रेफरेंस रहती है। आज भी हम बात कर रहे थे वो कफ सिरप के हवाले से, तो आप देखें तो बेशुमार कफ सिरप मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन डॉक्टर की प्रेफरेंस वो होती है कि कौन सी कंपनी की कफ सिरप लिखी जाए। सो और ये वो फॉर्मूला है जो शायद हर तीसरी कंपनी जब लॉन्च होती है तो सबसे पहले एक साइड में कफ सिरप जरूर रख लेती है, बिकॉज कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यू और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एटलीस्ट इस तरह की लोग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं वो अच्छी दवाओं को उनकी प्रेफरेंस रहती है अच्छी दवाओं को लिखना, अच्छी कंपनीज की दवाओं को लिखना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एज मिल जाता है मार्केटिंग टीम को या सेलिंग टीम को अच्छी कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, बिकॉज वो फिर किसी तरह डॉक्टर को वो ऑब्लाइज नहीं करना चाहते कि हम डॉक्टर को कुछ इस तरह ऑब्लाइज करें। हम सिर्फ डॉक्टर को वो बताएं जो पेशेंट की बेहतरी के लिए, और पेशेंट ही एट द डे डॉक्टर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसका मरीज है। तो वो कहता है कि मुझे दवा शायद थोड़ी सी महंगी ही मिल जाए,
लेकिन एक अच्छी दवा पेशेंट को मिले, सो ये एक चैलेंज यहाँ थोड़ा सा हमें कम हो जाता है। लेकिन स्टिल डॉक्टर और भी ऐसे ज़्यादा हैं जो बगैर कुछ लिए दिए नहीं भी लिखते हैं। अच्छा, लिए दिए से मुराद मेरी ये है कि आप पेशेंट के लिए, उस क्लिनिक के लिए कुछ ना कुछ आप करें। तो खैर ये इस तरह की प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं और ये है। अच्छा शादी, मैं थोड़ा सा एक वैसे ही अपने इल्म के लिए और जानने के लिए एक सवाल करना चाह रहा था। शायद आपको मतलब वो जो एक फील्ड है उसमें आपको कुछ नॉलेज भी होगी और आप उस हवाले से बेहतर गाइड कर सकेंगे हम लोगों को कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आप कैसे देखते हैं। एक तरह से फेल्ड ट्रीटमेंट है, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। डायग्नोज भी हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास आगे उसमें कोई ऐसा तरीकाकार नहीं होता। तो और क्योंकि ये जर्मनी से जो है शुरू हुआ, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उस पर कहते हैं, मतलब आज भी इसके इर्तिकाई सफर से गुजर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। तो उस ट्रीटमेंट में आप क्या बग्स देखते हैं और उसमें आपको क्या खासियत नजर आती है? देखिए, हिस्टोरिकली अगर बात करें ना, तो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं वो हर्बल ट्रीटमेंट से कनेक्ट जरूर करती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हर्ब्स की एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन जो कि अगर आप देखें इस वक्त अभी भी न्यूट्रास्यूटिकल पे काफ़ी काम हो रहा है, हर्बल पे काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन एक जो क्लिनिकल एविडेंस होता है, जिसपे कह लें क्लिनिकल ट्रायल जिसे कहते हैं, आज आप देख रहे हैं कि वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। पहले तो हमारे लिए भी कंसर्न है कि वैक्सीन अच्छी खासी हम नहीं लगा रही डर के मारे। सो कहते हैं कि ट्रायल चल रहा है, तो वो ट्रायल आपको उस ट्रायल में आप गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर होम्योपैथिक हिस्टोरिकली यूज होती आ रही है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, लेकिन चूंकि लैक ऑफ क्लिनिकल डाटा या वो क्लिनिकल ट्रायल मौजूद नहीं है जिसके बेसिस पे आप डॉक्टर जो कि जिसने एलोपैथिक पढ़ा हुआ है, जिसने ये मेडिसिन पढ़ी हुई है, फार्मास्यूटिकल्स पढ़ी हुई है, तो ये फार्मास्यूटिक्स पढ़ी हुई है, तो वो इसके ऊपर रिलाई नहीं करता। वो कहता है मेरे पास एविडेंस दिखा दो या कोई क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर बात कर लो कि आप कितना पेशेंट था इस ट्रायल के अंदर, ये पर्टिकुलरली इस डिजीज के लिए इस्तेमाल की गई दवा, क्या एंड रिजल्ट आया, प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था, सेकेंडरी क्या था, एट द डे एंड कंक्लूजन बता दो कितना पेशेंट ट्रीट हुआ, कितना पेशेंट रिकवर हुआ। सो अगर वो इस तरह की चीज होम्योपैथिक में है तो आप कहीं ना कहीं शायद इस्तेमाल होती होगी, लेकिन मैंने खुद पर्सनली नहीं देखी। आप कह रहे हैं कि उसमें एक बुनियादी वजह यही है कि इसमें जो डिले फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम भी इलाज करवाना है अपना, तो आप भी फौरन और हम भी फौरन क्लिनिक की तरफ जाएंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमें पता है कि विल टेक टाइम। वजह वही है कि कोई कैलकुलेटेड डोज नहीं मालूम, तो जो भी है वो शायद कोई हिस्टोरिकली कुछ ऐसा डाटा मौजूद है जिसके बेसिस पर लोग ट्रीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बात करूँ आपको, इसके पीछे ना एक और पॉइंट है, वो ये है कि साइकोलॉजिकली आप देखें बड़ा इम्पैक्ट होता है। प्लेसिबो का भी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो ज़ाहिर है नफ्सियाती तौर पे पेशेंट भी ये समझना शुरू करता है, और हमारी नफ्सियात का बड़ा रोल है। अगर हम मेडिसिन लें और ये समझना भी शुरू कर देंगे नहीं इसका असर नहीं है, तो ऑनेस्टली असर नहीं होता। अगर आप सोचना शुरू कर दें कि बेहतर है तो मैं बेहतर हो जाऊँगा, वो कहते हैं ना कि खैर इसमें बड़ा रिलीजियसली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत जरूरी होता है कि आपकी सोच, आपका गुमान कैसा रखते हैं। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छे गुमान के साथ, तो आप माशाल्लाह रिकवर करना शुरू कर देते हैं। तो और यही है जो होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो समाओ पेशेंट ही लेते हुए सोचता ज़रूर है कि मैं अब ठीक हो जाऊँ, तो इसलिए वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अक्सर क्लिनिक पे जाते हैं तो बड़ी तबीयत खराब होती है, लेकिन जैसे ही क्लिनिक पे पहुंचते तो वहीं पर तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी डॉक्टर ने नहीं देखा। इसकी उलट भी होता है शकील भाई। अच्छा। तो क्लिनिक के हमारे यहाँ जो हालात हैं, तो मैं इस पे इसके ऊपर एक आइडिया भी दिया था मैंने आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले, कि पेशेंट क्लिनिक में जितना घबराता है उतना शायद घर में नहीं घबराता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहाँ आप माहौल देखें कितने बुरे हालात हैं। पेशेंट है, पड़ोस में एक पेशेंट दूसरे मर्ज के साथ है, तीसरा वहाँ बेड पे लेटा हुआ है, चौथा वहाँ स्ट्रेचर पे है, और वो किसी के अजीब हालात में पेशेंट आते हैं। तो कुछ ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इमरजेंसी में मोस्टली ऐसा ही होता है। हाँ, और वो तो आप चेक करें, उसका पल्स रेट कभी चेक करें आप, जो पेशेंट क्लिनिक में आता है या इमरजेंसी में आता है। तो मेरे साथ भी एक फैक्टर है, मैं अस्पताल जाता हूँ, मेरा पल्स रेट बढ़ जाता है, हालांकि मैं इस मेडिसिन से, इस फार्मास्यूटिकल के शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन ये फैक्टर है। किसी किसी के साथ रहता है कि वो फील
फील करता है घबराहट, और कुछ इसके बरक्स भी है जो आपने कहा कि वो जी, जी। डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, पेशेंट ठीक होना शुरू होता है। जैसे आपको याद होगा अभी कोविड में कोरोना आने के बाद पेशेंट जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज निकल आई, डिजिटल टेलीमेडिसिन निकल आई, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी होती रही और लोग जो है वो टेलीमेडिसिन के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन रहते रहे, लेकिन लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। हमारे यहाँ इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ। रीज़न कि पेशेंट ही कहता है कि भाई जब तक मुझे डॉक्टर थर्मामीटर नहीं लगाएगा, स्टेथोस्कोप नहीं लगाएगा, मैं नहीं हो सकता, नर्व चेक नहीं करेगा करेगा। तो ठीक है। और ये नेचुरल है, हाँ। ये जो साइकोलॉजिकली हम साइकी की बात कर रहे हैं पेशेंट की, हमारे यहाँ ये है, और हमारे यहाँ इनफैक्ट हर जगह ऐसे ही है। तो उसको आप कहना शुरू कर दें कि भाई किसी मरीज को आप कहना शुरू कर दें कि तुम बीमार नहीं हो, तुम ठीक हो, वो सुबह शाम ये शुरू कर देना, आप यकीन करें 10% तो ठीक हो ही जाएगा। ये ऐसा है, बिल्कुल है। और मेरे एक बड़े अजीज़ थे, अभी उनका इंतकाल हुआ है, अजीम सरवर साहब। वो एक टेक्निक पे काम किया करते थे। वो जिसकी टेक्निक है उन साहब का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो टेक्निक ये थी, वो शख्स था नाबीना, वो तो वो उस टेक्निक पे अजीम सरवर साहब काम किया करते थे। नाबीना शख्स था, वो अमेरिका वाशिंगटन में रहता था। तो अक्सर उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी जगह पे दिखाया, लेकिन कहीं से कोई भी मामला उनका हल नहीं हुआ। तो एक दिन उसने अपनी मॉम को कहा कि मुझे मिरर के सामने खड़ा कर दे। तो उसकी मॉम ने बोला कि मैट क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? उसने बोला नहीं, मुझे बस मिरर के सामने खड़ा कर दे। उसकी माँ ने उसको मिरर के सामने खड़ा किया और मिरर के सामने देख के वो ये बोलना शुरू कर दिया उसने ना कि मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मेरा ख्याल है शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे 1 महीना गुजरा या 1.5 महीना गुजरा, उसको कहते हैं कि उसको एक तरबूज नज़र आना शुरू हुआ जो कि उसकी अपनी शक्ल थी, उसका अपना मुंह था। तो उसने अपने दिमाग को ये मैसेज दिया कि मैं देख सकता हूँ, उसने देखना शुरू कर दिया। आज उसके पास वाशिंगटन डीसी का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी चलाता है। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो इस तरह होता है, अगर आप अपने दिमाग को मैसेज दें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अपने दिमाग तक अगर ये बात पहुँचा दें तो वो काम कर लें। तो शकील इसमें एक और चीज़ है, आप देखें, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसके अंदर आमिर खान कहता है कि जब कोई परेशानी आई तो आप कहें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, बात सही कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा उसने हाथ दिल पे नहीं, उसको यहाँ रहना चाहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक्चुअली दिमाग जो है ना, तो इतना ज्यादा आपके साथ खेलता है, आपकी सोच है कि वो कितना प्ले करता है आपके साथ। जिस तरह की सोच है ना, आप यकीन करें, किताब की एक सीक्रेट के नाम से पूरी, और इनफैक्ट वो एक जो बड़ी मशहूर डायलॉग भी है शाहरुख खान का कि आप जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं ना, तो पूरी दुनिया की ताकतें उसको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है फराज भाई, मुझे लग रहा है आपको फिल्मों से बड़ा इंटरेस्ट है। आपकी वेब सीरीज भी देखने का मौका लग रहा है आजकल, बड़ा इंटरेस्ट है। तो बात में कह रहा था कि ऐसा ही है, सारी फोर्सेस आपको ना वो वैसी पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू करती है। मैं बात यहाँ लाना चाह रहा था कि अभी आपने देखा कोविड में कोविड टेस्ट कितने लोग ये समझते थे, और बाशमूल मेरे, मैं कहता था एक ज़माने में मुझे 2020 के स्टार्ट में मुझे नज़ला खांसी हुआ, मुझे लगा मुझे कोविड हो गया और मैं थ्रू मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इवेंचुअली मैं 2021 में कोविड हुआ। उससे पहले मेरी क्या सोच थी कि कोविड का अगर आप टेस्ट करा लेंगे और अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं अपने आप को, अपने दिमाग से बच नहीं पाऊँगा, मेरा दिमाग मुझे रोज़ाना डराएगा। और आप यकीन करें इसका रोल है हमारे इस मुल्क में, ना सिर्फ मुल्क में, पूरी दुनिया में जो कोविड के लोग इस दुनिया से गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये रोल है। उसको डरा इतना गया था कि आप पेशेंट, एक तो कोविड की न्यूज़, फिर कोविड का पॉजिटिव आना, उसको पता था कि मेरी ब्रीदिंग, आप सोच लें कि कोई डर जाए, डरे पेशेंट का हार्ट रेट चेक करें, उसका बढ़ा हुआ आएगा, घबराए पेशेंट का हार्ट रेट चेक करें, बढ़ा हुआ आएगा, उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं होगी, वो परेशान होगा, और उसको कह दिया जाए कि तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं होगी, तुम अब मुश्किल है, तुमसे कोई मिलेगा नहीं, दूर भागेगी। अब देखना वो परेशान होगा, वो घबरा के ही अपनी बॉडी के अंदर उसकी बड़ी डिस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। ये वाले मामला रहे, और ये नफ्सियात से खेला है लोगों ने। ना सिर्फ ये, बल्कि आप कैंसर का पेशेंट देख लें, जिस दिन पेशेंट को पता चलता है कि आप कैंसर पॉजिटिव हो, आपको डायग्नोस हुआ है, ग्रोथ और कैंसर डायग्नोस हुआ है, कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में, आप उस दिन के बाद से पेशेंट की हेल्थ देख लें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो चुकी होती है, वो दिन भर ही सोचता रहता है कि मेरी लाइफ हार्डली फ्यू मंथ्स। तो जर्मनी की एक साइंटिस्ट थे, वो मतलब कोई मेडिकल लाइन की, और उन्होंने कहा था कि दिल में भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो दिल से भी सोचा जा सकता है।
तो उस हवाले से जो है मुझे बड़ी ही मेरे लिए दीदना शनीद बात थी और मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। अच्छा, मेरे लिए भी काफ़ी दीदना शनीद बात है। असल में न्यूरॉन्स का ताल्लुक तो दिमाग से है, ठीक है, और दिल का ताल्लुक तो खैर आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं है, लेकिन शायद दिल, मैं समझता हूँ कि दिल का ताल्लुक आपके जज्बात से, आपके इमोशन से है। और हम शुरू से ये देखते, सोचते, समझते आ रहे हैं कि जो सोच है वो दिमाग की है, लेकिन जज्बात और एहसासात उसका ताल्लुक दिल से है। तो शायद इसका ही कॉम्बिनेशन है जो हमें फैसले लेने पर, हमारे फैसले में डायरेक्ट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। अच्छा फराज भाई, मैं एक ये भी आपसे थोड़ी सी रहनुमाई भी चाह रहा था कि जो हमारे पास साइकोलॉजी मतलब नफ्सियाती अमराज मतलब जिनको होते हैं, वो पेशेंट्स होते हैं, वो आते हैं तो उनके लिए कितनी अच्छी दवाइयाँ होती हैं, एल होती है, कोई ऐसे होती है, आपको ज़्यादा। लेकिन मैं देखता हूँ इन दवाइयों के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जो लोग इनको लेना शुरू करते हैं वो मैंने उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन वो नम हो जाते हैं। उनमें ऐसा लगता है सोचने की सलाहियतें खोती चली जा रही हैं, उनके अगर कोई अंदर कोई तख्लीकी इस्तिराब है तो वो उससे महरूम होते जा रहे हैं। तो क्या आप एज अ मतलब इस फील्ड में रहते हुए इस तरह की बात महसूस करते हैं कि क्या इसका कोई दवाई का ऐसा कोई ब्रेन पे जाके असर होता है जिसकी वजह से वो जो है अपनी बहुत से कामों को जो है पर सरअंजाम नहीं दे सकते, बस वो खामोश हो जाते हैं? शायद उनकी किसी, ऐसा लगता है किसी हाइपर एक्टिविटी को बैठा दिया गया है, लेकिन जब वो हाइपर एक्टिविटी ख़त्म होती है तो उनकी तख्लीकात भी मुतासर होती है। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आप। हाँ हमजा, चक्कर ये है कि जो आप दवाओं का जिक्र कर रहे हो कि दवा जब दी जाती है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैंने जिक्र किया कि जैसे कि हर चीज़ की ज़्यादती वजह से नुकसानदेह है, पानी भी ज़्यादा पी लो तो नुकसानदेह हो जाता है। चूँकि दवा सारी केमिकल्स से बनी हुई है और आप जब दवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बट वो दवाओं का साइड इफ़ेक्ट रेयर होता है। कितने % पेशेंट में वो साइड इफ़ेक्ट्स आए, कितने में नहीं आए, लेकिन रहता ज़रूर है। अगर आप जितने ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट होता है। और वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी न्यूरो साइकेट्री पेशेंट्स हैं या फिर वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं किसी न किसी इश्यूज़ में, तो वहाँ पे ज़ाहिर है आप कोई भी डिजीज़ उठा लें, जो दवाएं ली जाती हैं उनका असर कुछ मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे होता है। इंसानी जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं उनका असर हो रहा होता है। बिल्कुल। तो वो कुछ अच्छे असर के साथ साथ कुछ ऐसे असर भी छोड़ जाती हैं जिसके बिना पे इंसान अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रहा होता है। तो यही वजह है कि दवाओं का ज़ाहिर है नुकसान तो रहता है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन जो कि उसके फ़ायदे बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर फिजिशियन वो यही रिकमेंड करता है कि एक ख़ास बीमारी में वो दवा ज़रूर ली जाए। तो ये है सर। थैंक यू सो मच फराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम अचानक इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं और फिर अगली बार फिर मिलेंगे आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।